नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब के चैनल पर क्लासिफिकेशन का चरण लेकर के बच्चों आपके सामने। जैसा कि आपको पता है कि क्लासिफिकेशन के कई स्टेप्स, कई वीडियो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं और आज क्लासिफिकेशन के इस चरण में हम बात करेंगे रेप्टिलिया की। हमने इसके पहले डिस्कस किया है फिश को, इसके पहले डिस्कस किया है एम्फीबिया को और आज बारी है रेप्टाइल्स की। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे घर में पाई जाने वाली छिपकली जो रेप्टिलिया का सदस्य है, आज उसी की बात करेंगे। कितने ऐसे जीव हैं जो रेप्टाइल्स में आते हैं और आज सेशन में रेप्टाइल्स के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन सवाल जो होंगे, एमसीक्यू जो होंगे, वो एमसीक्यू पूरे क्लासिफिकेशन पर होंगे। यदि आपने सारे के सारे वीडियोज को देखा होगा, पढ़ा होगा, तभी वो एमसीक्यू आपसे बनेंगे। एमसीक्यू की संख्या आज 8 होगी और ये एमसीक्यू करने के लिए आपको सारे वीडियो जो पहले हो चुके हैं वो पढ़ना नितांत आवश्यक है। तो रेप्टिलिया के बारे में डिस्कस करें, उसके पहले आपको बता दें कि ये जीव जो हैं ज़्यादातर स्थलीय होते हैं, यानी स्थल पर पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि ये पानी में नहीं होते, कुछ जीव जो है वो पानी में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी विशेषता ये होती है कि निवास स्थान तो इनका पानी हो सकता है, पर प्रजनन के लिए इनको बाहर स्थल पर आना ही पड़ता है। कई सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए। एक दो सवालों की चर्चा हम कर दें आपसे। एक सवाल ये पूछा गया कि रेप्टाइल्स जो हैं अंडे देने वाले जीव हैं, इनके अंडों के ऊपर कौन से रासायनिक पदार्थ की परत चढ़ी होती है? सीधा जवाब था तो आप बता सकते हैं कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की परत होती है। एक सवाल ये एमपीएसआई ने पूछा कि इनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं या इनका हृदय कितने चैम्बर से मिलकर के बना होता है? तो इसका सही जवाब होता है 3 चैम्बर, लेकिन एक अपवाद है जिसका आगे हम डिस्कशन करेंगे। क्रोकोडाइल या मगर, इसमें 4 चैम्बर का हार्ट होता है। एक सवाल यह पूछा गया कि रेप्टाइल्स में वही जानवर शामिल किए गए जो रेंगते हैं, यानी चलते हैं, पैर उठा उठा करके अपने लोकोमोशन की प्रक्रिया को पूरी करते हैं। ऐसे जीव का नाम बताइए, कौन सा जीव है जो चलता नहीं है, सरकता है? ये सरक सरक कर चलने वाले जीव होते हैं। यदि आपने कभी छिपकली को चलते हुए देखा तो ये एडाप्टेशन के अंतर्गत हो गया कि जिन जीवों को सरक करके जमीन में चलना पड़ा, उन्होंने अपने पैरों को खो दिया, जैसे सांप। और आज आपको बताने वाले हैं कि सांप में कान नहीं होते, तो फिर कैसे ये समझ लेता है? तो आज ये बताएंगे कि सांप में कान नहीं होते, सांप में पैर नहीं होते, लेकिन इसकी सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है और इसी कारण से यह आक्रमणकारी बनता है। तो इन सारे बिंदुओं को डिस्कस करेंगे, इन्हीं सारे सवालों को एमसीक्यू के सेशन में रखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा रेप्टाइल्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेप्टाइल्स। सबसे पहला पॉइंट रेप्टाइल्स पर लिखने जा रहे हैं, रेप्टिलिया। पहला पॉइंट जो हम लिखने जा रहे हैं कि इस वर्ग के जंतु रेंगने वाले होते हैं। ये अधिकांशतया स्थलीय होते हैं। पहला पॉइंट हमने लिख दिया, इस वर्ग के जंतु रेंगने वाले होते हैं। जरा इस पीछे वाले चित्र को देखिए, इसके पैर, यह छिपकली बाल लिजार्ड है जो आपके घर में होती है, तो
तो इसके पैर देखिए, ये कैसे पैरों को बढ़ा बढ़ा करके आगे की ओर बढ़ती है। तो इसमें जो जीव शामिल किए गए वो रेंगने वाले थे। दूसरे पॉइंट में हम लिखने जा रहे हैं कि इसमें प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं, ताकि आपको आगे के लक्षण अच्छे से समझ में आए। लिखिएगा कि इसके प्रमुख उदाहरण। ड्रैको नाम सुना होगा आपने। ये उड़ने वाली छिपकली है। ड्रैको उड़ने वाली छिपकली, नाम याद किए रहिएगा। ड्रैको जो फ्लाइंग लिजार्ड कहलाती है, उड़ने वाली छिपकली, इसी में शामिल की गई। दूसरा, घरेलू छिपकली। इसको आप चाहें तो बाल लिजार्ड लिख सकते हैं, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका बायोलॉजिकल नाम पूछा गया तो यहीं लिख लीजिएगा, हेमीडैक्टाइलस। इसका बायोलॉजिकल नाम है। इसके अलावा स्नेक्स, जितने प्रकार के सांप हैं सब कुछ इसी में आते हैं। इसके अलावा क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, इसी फाइलम का सदस्य है। तो इसके प्रमुख उदाहरण को हमने यहाँ लिख दिया। ड्रैको हो सकता है, घरेलू छिपकली हो सकती है जिसे हेमीडैक्टाइलस भी कहा जाता है, जितने प्रकार के सांप हैं वो सब हो सकते हैं, क्रोकोडाइल हो सकता है, और बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। इन सारे उदाहरणों को हम चित्र के द्वारा आपको समझाएंगे भी, दिखाएंगे। तो दूसरे पॉइंट में इसके प्रमुख उदाहरणों को हमने बता दिया। तीसरे पॉइंट में जो हम लिखने जा रहे हैं कि इनका शरीर यदि देखा जाए, जरा छिपकली को देखिए, इनका शरीर बिल्कुल हेड वाला हिस्सा, ये देखिए, तो ये हेड वाला, ये वाला नेक वाला या गर्दन वाला, ये ट्रंक वाला पेट वाला, और ये वाला हिस्सा टेल वाला है। यानी यदि एक लाइन में हम कहें कि इनका शरीर हेड, नेक, ट्रंक और टेल में बटा होता है। सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ, लिख लीजिए, इनका शरीर हेड, नेक, ट्रंक, टेल में तो पहले पन्ने में हमने आपको बता दिया कि इस वर्ग के जंतु रेंगने वाले जंतु होते हैं, इसीलिए रेप्टाइल्स कहलाते हैं। अधिकांशतया ये स्थलीय होते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण ड्रैको, उड़ने वाली छिपकली होती है, घरेलू छिपकली भी इसी में शामिल है, बाल लिजार्ड जिसको कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम हेमीडैक्टाइलस है, जितने प्रकार के सांप हैं सब कुछ इसी में आते हैं, मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल इसी में आता है। इनका शरीर जो है हेड, नेक, ट्रंक और टेल में बटा होता है। चलिए दूसरे पन्ने पर चलते हैं। अच्छे से यदि आप छिपकली का चित्र देखें तो आपको कुछ उभरी हुई रचनाएं दिखती है, दिख रही है, और ये उभरी हुई रचनाएं जो हैं इसके शरीर की सुरक्षा के लिए होती है। शरीर की सुरक्षा इन द सेंस जब कोई इस पर आक्रमण करे तो इस पर कांटे जैसे, उभार जैसी रचनाएं होती हैं। और यदि आप छिपकली को कभी पकड़े तो सूखी सूखी त्वचा, खुरदुरी दिखाई देती है, और ये खुरदुरी त्वचा में जो संरचना होती है ये स्केल्स या सल्क कहलाते हैं। अभी हमने जब आपको एम्फीबिया पढ़ाया था तो उस समय कहा था इनकी त्वचा कोमल होती है, इसमें म्यूसिलेजिनस ग्लैंड होती है जिसके कारण चिकनी त्वचा होती है, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि इसमें कांटे होते हैं, स्केल्स होते हैं। यही हम अगले पॉइंट में लिखने जा रहे हैं। चौथा पॉइंट लिखिएगा कि इनकी त्वचा, जैसा देखा वैसा लिखा, इनकी त्वचा सूखी, बिल्कुल सूखी होती है तथा अब ये
पीएनएसटी का सवाल था। इनकी त्वचा सूखी होती है। अब जो अगला लिख रहे हैं वो पीएनएसटी का सवाल है। तथा बाह्य कंकाल के रूप में या इसी को कह सकते हैं एक्सोस्केलेटन के रूप में क्या पाया जाता है? कांटेदार सल्क पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं। जो शरीर की, बॉडी की सुरक्षा करते हैं। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि इनकी शरीर सूखी होगी, चमड़ी जो है सूखी हुई, और इसमें कंटिकाएं जैसी रचना होगी जिनको स्केल्स या सल्क कहा जाएगा, और ये बॉडी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। 5वां पॉइंट, यदि इनको चीड़ फाड़ करके अलग कर दिया जाए तो इनके अंदर हड्डियों का एक कंकाल होता है, और जो अंदर कंकाल होता है इसको तो बाह्य कंकाल कहते हैं चूंकि ये शरीर के बाहर है। जो अंदर हड्डियों का कंकाल होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको अंतः कंकाल बोलते हैं। तो अंतः कंकाल या एंडोस्केलेटन, अगले पॉइंट में लिखिएगा, एंडोस्केलेटन पूर्णतया बोन्स का ये भी हम चित्र में आपको दिखाएंगे। कभी मरी हुई छिपकली काफी दिनों तक उसकी चमड़ी गल जाए तो आप देखेंगे कि उसके अंदर हड्डियां दिखाई देती हैं। तो आप लिखिएगा कि एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन दोनों होगा। एक्सोस्केलेटन के रूप में या बाह्य कंकाल के रूप में स्केल्स पाए जाएंगे। एंडोस्केलेटन पूर्णतः हड्डियों का बना होगा। चलिए, 6वां पॉइंट लिखते हैं। कुछ जंतु इस फाइलम के पानी में भी रहते हैं, जैसे क्रोकोडाइल, जैसे सांप, कुछ समुद्री सांप भी होते हैं। कुछ जंतु इस फाइलम के पानी में भी रहते हैं, किंतु ध्यान दीजिएगा इस लाइन को, किंतु प्रजनन हेतु स्थल पर आना ही होता है। मतलब रिप्रोडक्शन करना होगा तो इनको पानी से बाहर आना ही पड़ेगा। रेप्टाइल्स की ये विशेषता है कि इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है, जनन जो होता है, वो अंदर पानी के नहीं हो सकता। रिप्रोडक्शन के लिए इनको स्थल पर या जमीन पर आना ही। तो ये 6वां पॉइंट। अब ये बताइए कि ये कोल्ड ब्लडेड होंगे कि वार्म ब्लडेड होंगे, शीत रुधिर वाले प्राणी होंगे कि गर्म खून वाले होंगे? तो बिल्कुल इसका उदाहरण तो कई बार हमने समझाया भी है आपको कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये शीत रुधिर प्राणी, कोल्ड ब्लडेड प्राणी, क्योंकि इनके पास भी रजाई गद्दा नहीं है। ये वातावरण के अनुसार अपने तापमान को परिवर्तित करते रहते हैं, तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात 8वें पॉइंट पर यही बता दें कि ये अंडे देने वाले होते हैं। अर्थात ओवी पैरस देते अंडे, बच्चे का जन्म नहीं देते, ओवी पैरस होते हैं।
तो यहाँ भी याद रखिएगा, अभी एम्फीबिया के केस में अंडे देने वाले, फिश के केस में अंडे देने वाले, रेप्टाइल के केस में अंडे देने वाले। तो ये अंतर, मेजर डिफरेंस आप याद रखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव सवाल है। तो यहाँ पर हमने आपको 5 पॉइंट बताए कि इनकी त्वचा सूखी होगी, बाह्य कंकाल के रूप में स्केल्स पाया जाएगा, एक्सोस्केलेटन उसी को कहेंगे, एंडोस्केलेटन पूरी तरह से हड्डियों वाला बना हुआ, कुछ जंतु इस फाइलम के पानी में भी रहेंगे किंतु प्रजनन हेतु स्थल पर आना ही होता है, शीतऋतु प्राणी होते हैं और अंडे देने वाले होते हैं, अर्थात ओविपेरस होते हैं। चलिए 9वें पॉइंट पर आपको ले चलते हैं। इन्हीं अंडों की संरचना किस रासायनिक पदार्थ की बनी होती है, ये एमपीपीएससी ने पूछा था। आइए 10वें पॉइंट को मेंशन करते हुए लिखते हैं कि इनके रेप्टाइल्स के अंडे कैल्शियम कार्बोनेट के बने CaCO3 के बने खोल में सुरक्षित होते हैं, ये याद रखिएगा। 11वें पॉइंट में इसके हार्ट की विशेषता बता दें। हार्ट 3 चेंबर वाला होता है। यूपीएससी में पूछा गया कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसमें 4 चेंबर का हार्ट होता है, रेप्टाइल उसमें आता है। तो आप लिखिएगा ये हार्ट वास्तव में रेप्टाइल में 3 चेंबर का ही होता है, किंतु क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ में 4 चेंबर होते हैं। इसका हम चित्र आगे आपको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। 12वां पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं कि स्नेक्स या सांप में पैर और कान नहीं पाए जाते। ये भी आप जाकर पीएनएसटी में पूछो, क्या कान है, क्या पैर है, नहीं होता। पैर और कान नहीं पाए जाते, किंतु सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। इसमें घ्राण शक्ति जिसको कहते हैं, घ्राण शक्ति बहुत तेज होती है। तो 10वें पॉइंट में बताया कि ये कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में सुरक्षित होगा अंडा, हार्ट 3 चेंबर होगा। अपवाद है क्रोकोडाइल, स्नेक्स में पैर और कान नहीं पाए जाते, किंतु सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। एक सवाल पूछा गया, यूपीएससी में पूछा कि फॉसिल्स रेप्टाइल कौन है, या जो खत्म हो गया वो रेप्टाइल्स कौन है। 3-4 ऑप्शन थे, हम यहाँ पर वो पॉइंट बना करके लिखे दे रहे हैं, भविष्य के लिए इसको याद रखिएगा कि डायनासोर फॉसिल्स रेप्टाइल है। आपने कछुआ देखा होगा, एक सवाल ये भी पूछा, केचुआ नहीं, कछुआ, टर्टल, कछुआ को आपने देखा होगा। तो कछुआ में जब उसको ऊपर आप छूते रहिए, पीटते रहिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टर्टल के ऊपर, ये भी लिख लीजिएगा, टर्टल या कछुआ के ऊपर एक कठोर
खोल होता है जो बॉडी की रक्षा करता है। एक सवाल ये पूछा गया कि क्रोकोडाइल अक्सर पानी में पाया जाता है, उसका कारण क्या है? एक तो आपको बता दें कि क्रोकोडाइल अक्सर पानी में, चूंकि उसका वजनी शरीर है। रेप्टाइल्स की विशेषता है कि ये पैरों पर चलेंगे, रेंगेंगे। अपने शरीर को हल्का करने के लिए एक तो पानी में उतरता है, एक दूसरा उसका कारण है कि यह मछलियों को अपना भोजन बनाता है। तो बाहर बैठा रहेगा तो इसको मछली मिलेगी नहीं, इसलिए पानी पर उतरता है। एक कॉम्पिटिटिव सवाल ये भी पूछा गया था, तो इसको भी लिख लेते हैं कि क्रोकोडाइल पानी में पाए जाते हैं तथा फिशेस का शिकार करते हैं। पानी में इसीलिए जाते हैं कि मछलियां का भोजन के रूप में इसको ये तलाश कर सके। और अंतिम पॉइंट लिख लें कि एक सवाल पूछा गया था एमपीपीएससी में कि ऐसे जीव का नाम बताइए, उस क्लास के ग्रुप का नाम बताइए जो वॉकिंग एनिमल्स हो, चलने वाले या रेंगने वाले जंतु होते हैं। तो वो भी पॉइंट 16वें पॉइंट में लिख करके और रेप्टाइल की लिखने वाली प्रक्रिया खत्म करके और फिर आपको चित्रों के द्वारा उसको समझाते हैं। तो लिख लीजिएगा, रेप्टाइल्स ऐसे कशेरुकी हैं, रेप्टाइल्स ऐसे कशेरुकी हैं जो रेंगते हैं। तो ये अंतिम पॉइंट था। इस पॉइंट में, इस पन्ने पर हमने बताया कि ये अंडे देने वाले होंगे, स्वाभाविक ओविपेरस कहलाएंगे, और इस अंडे के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ खोल सुरक्षित होगा। हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, रेप्टाइल की पहचान है, लेकिन एक अपवाद है क्रोकोडाइल जिसमें 4 चैम्बर का हार्ट होता है। ये चित्र में हम आपको दिखाएंगे। स्नेक्स में पैर नहीं होते, कान नहीं होता, किंतु सूंघने की क्षमता अपार होती है। डायनासोर्स फॉसिल्स रेप्टाइल है। टर्टिल कछुआ के ऊपर एक कठोर खोल होता है जो बॉडी की रक्षा करता है। क्रोकोडाइल पानी में पाए जाते हैं जो मछलियों को अपने भोजन का निशाना बनाते हैं। रेप्टाइल्स ऐसे कशेरुकी हैं जो रेंगते हैं, जो वॉकिंग रेप्टाइल्स के रूप में जाने जाते हैं। तो इस पन्ने में हमने ये बताया। अब यदि आप बैक में इसके देखें तो इसमें स्किन की विशेषता, इसमें स्केलेटन की विशेषता, ओविपेरस होने की विशेषता, सारे बिंदुओं को हम चित्रों के माध्यम से आपको समझा देते हैं। आइए पहला चित्र देखिए, यह है क्रोकोडाइल। ये पानी में है, पानी से निकट है। तो एक तो आप देख ही रहे होंगे कि इसका शरीर वजनी होता है। शरीर जब इसका पानी में चला जाता है तो ये हल्का हो जाता है। एक दूसरी चीज ध्यान से देखिए, जो हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके शरीर पर ये उभरी हुई रचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं। ये जो उभरी हुई रचनाएं आपको दिखाई देती हैं ये कहलाती हैं स्केल्स, और ये कांटों जैसी रचना होती है। आप हाथ रख दीजिए, पैर रख दीजिए, घुस जाएंगे आपके हाथ और पैरों के बीच। तो ये जो सुरक्षात्मक कवर इन जंतुओं के ऊपर पाया जाता है ये इनकी सुरक्षा करता है। ये पूंछ इनकी बहुत भारी होती है और इस पर स्केल्स लगे होते हैं। यदि ये पूंछ घुमा करके किसी जीव को, किसी जानवर को मार दे तो घायल अवस्था में मिलता है। तो ये मगर है, क्रोकोडाइल है। तो क्रोकोडाइल में ये संरचना, स्केल्स वाली रचना को दिखाने के लिए हमने इस चित्र को बनाया। ये पानी पर है, लेकिन जब भी इसको रिप्रोडक्शन करना होगा या जनन के लिए जन्म की प्रक्रिया करनी होगी तो इसको पानी से बाहर आना ही पड़ेगा। चलिए दूसरा देखते हैं। इस क्रोकोडाइल की एक विशेषता यह है कि सभी रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट, लेकिन क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर का हार्ट होता है। आप देख लीजिए, यहाँ
ये ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, ऊपर वाला, ये आर्किल है, देख रहे हो, ये आर्किल है। ऊपर होता है आर्किल और नीचे वाला हिस्सा होता है वेंट्रिकल। यहां पर ध्यान से आप देखोगे तो एक आर्किल, ये दो आर्किल, तो आर्किल की संख्या हो गई दो। और नीचे देख लो तो ये नीचे भी दो वेंट्रिकल, वेंट्रिकल भी दो। तो इस तरह से आर्किल और वेंट्रिकल को जोड़ दिया जाए तो चार हो जाता है। तो इसका जो हार्ट होता है मगर का या क्रोकोडाइल का, वो 4 चैम्बर्ड होता है। इस बात को दिखाने के लिए हमने ये चित्र बनाया, बाकी सब सारी रचनाएं वही हैं। और लेफ्ट आर्किल, लेफ्ट वेंट्रिकल, बाकी जो प्रक्रिया होती है ब्लड सर्कुलेशन की, जब कभी समय लगेगा तो इसके ब्लड सर्कुलेशन को भी आपको पढ़ाएंगे। लेकिन इसमें हार्ट 4 चैम्बर से मिलकर के बनता है, याद रखिएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि ये रेप्टाइल में आता है और रेप्टाइल की विशेषता होती है 3 चैम्बर्ड हार्ट की। धोखा मत खाइएगा। अक्सर ये कॉम्पिटिटिव सवाल पूछता है कि ऐसा रेप्टाइल बताइए, रेप्टाइल की विशेषता तो 3 चैम्बर्ड हार्ट की है, पर आप ऐसे रेप्टाइल का उदाहरण बताइए जिसमें 4 चैम्बर का हार्ट होता है। आप तुरंत जवाब दीजिएगा, वो है क्रोकोडाइल। फिर देखिए, ये स्नेक है। स्नेक की हमने विशेषता बताई कि इस स्नेक में जो सूंघने की क्षमता होती है, सूंघने की क्षमता, इसमें सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है, तीव्र होती है। अब्सेंट क्या है, कहीं पैर दिख रहा क्या? पैर नहीं होता, सही है, पैर नहीं होगा। और इसके अलावा इसमें सुनाई भी नहीं पड़ता, कान भी नहीं होता, कान भी नहीं होता। तो दो लक्षण याद रखिएगा, पैर भी नहीं है, कान भी नहीं है, और सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। इसलिए अपनी लाइफ साइकिल को अपने तरीके से जीते हैं और अपनी सुरक्षा करते हैं। पैर नहीं है, कान नहीं है, लेकिन सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। फिर देखिए, हमने एक फॉसिल्स रेप्टाइल की बात की। यह सवाल यूपीएससी में पूछा गया कि वो बताइए कि फॉसिल्स रेप्टाइल कौन है। तो ये है डायनासोर। अब इस डायनासोर को, ये यहां लिखे रहिएगा, डायनासोर। फॉसिल्स कैसे बन जाते हैं? फॉसिल्स में उसकी हड्डी जो होती हैं वो जमीन के नीचे दब जाती हैं, वैज्ञानिक उसको निकालते हैं, तो इस तरह से हड्डियों वाली रचना बनती है। तो ये डायनासोर फॉसिल्स रेप्टाइल है, इतना आपको याद करके रखना। तो ये फॉसिल्स रेप्टाइल है। फिर एक चीज और, कितने विस्तार से ये आक्रामक दिखते हैं। ऐसा नहीं कि कोई इतना पॉइजनस ग्लैंड इनके पास होती है, इतनी ये आक्रामक दिखते हैं। लेगुना एक जानवर है, ये एक रेप्टाइल है। इस रेप्टाइल में ये देखिए स्केल्स, ये देखिए आरी जैसे इसके स्केल्स हैं। ये स्केल्स आरी जैसे हैं। ये स्केल्स ही ये कहलाते हैं सल्क। और यदि हाथ पड़ जाए यहां तो पूरा हाथ भी कट सकता है। तो ये आक्रमण की शक्ति इनको, और देखने में भी आक्रमणकारी दिखते हैं। तो ये प्रकृति ने इनको सुरक्षात्मक रूप से दिया। तो इन 4 चित्रों के माध्यम से इनके जितने लक्षण थे उनको आपने समझ लिया। अब बारी है एमसीक्यू सेशन की। तो चलिए, यदि आपने पूरे वीडियो, जितने 21 वीडियो डल चुके हैं, 21 वीडियो को आपने ढंग से पढ़ा होगा, तो आइए उन सवालों को करने की कोशिश करिए। नहीं पढ़ा है तो पढ़िए उनको। सारे वीडियो जब आप पढ़ लेंगे तभी ये सवाल, प्रतिदिन हम 8 से 10 सवाल आपको देते हैं, तो आप अपने आप को टेस्ट करते रहिए, क्या आप उन सवालों को कर पाते हैं। इनमें जो हमने सवाल शामिल किए हैं वो एमपीपीएससी के हैं, पीएनएसटी के हैं, रेलवे के हैं, एसएससी के हैं। सारे सवालों को इकट्ठा करते हुए आपसे सवाल पूछने की कोशिश की है। तो चलिए, एमसीक्यू सेशन में पहला सवाल हम आपको देते हैं। आप अपने आप को टेस्ट करिए, क्या आप इन सवालों को कर पाते हैं। आज 8 सवाल हैं। पहला सवाल, निम्न में से कौन से फाइलम में, निम्न में से
कौन से फाइलम में टंग या जीभ की शुरुआत मानी जाती है? हमने पूछा है निम्न में से किस फाइलम में टंग या जीभ की शुरुआत मानी जाती है? ए फिश, बी एम्फीबिया, सी रेप्टिलिया एंड डी अब इसका सही जवाब आप सोचिए या कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक हम दूसरा सवाल पूछते हैं। सारे सवालों को पूछने के बाद फिर हम वापस आएंगे, तब इन सवालों का जवाब देंगे आपको। आइए दूसरा सवाल। निम्न में से किस जीव में टंग नहीं पाई जाती? ए इक्थियोफिस, बी राना ट्रिगरीना, सी हाइला या डी टू। इन चारों जीवों में आपको यह बताना है कि किसमें टंग या जीभ नहीं होती। ठीक, तीसरा सवाल। ऊतक स्तर का संगठन, या अंग्रेजी में इसको कहें तो टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसमें पाया जाता है? ए प्लेटी हेलमेंथीज, बी निमेटोडा, सी एनीलिडा एंड डी सीलेंटिरेटा। आपको यह बताना है कि ऊतक स्तर का टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन किस फाइलम की विशेषता है। तीसरा सवाल हुआ। आइए चौथे सवाल पर चलें। सवालों का उत्तर सोच विचार कर करिएगा। थोड़ी सी गड़बड़ी आपको गलत जवाब की हो, क्योंकि काफ़ी उत्तर जो है नज़दीक नज़दीक के उत्तर है। चौथा सवाल, उत्सर्जी अंग हेमिकार्डेटा का कौन सा है? सभी जीवों में उत्सर्जन होता है। आपको उस उत्सर्जी अंग का नाम बताना है। उत्सर्जी अंग हेमिकार्डेट के जो जंतु होते हैं उसमें
कौन सा अंग है? ए नेफ्रीडिया, बी ग्रीन ग्लैंड, सी प्रोबोसिस ग्लैंड, एंड डी उत्सर्जी अंग हेमिकार्डेटा का कौन सा है? ये बताना है। नेफ्रीडिया है, ग्रीन ग्लैंड है, प्रोबोसिस ग्लैंड है या ना। 25वां सवाल, एनीलिडा समूह में प्रचलन अंग क्या है? एनीलिडा की बात कर रहे हैं। ए पैरापोडिया, बी सीटा या सीटी, सी लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स, लंबवत और सर्कुलर मसल, गोलाकार मसल, गोलाकार पेशी, और डी उपर्युक्त सभी। एनीलिडा जिसमें केचुआ आता था, जिसमें जोंक आती थी, उसमें पूछा है कि एनीलिडा समूह में प्रचलन अंग, पीएनएसटी का सवाल है। आरआरबी में भी पूछा है और एमपीएसआई में भी पूछा है, छत्तीसगढ़ की पीएससी में भी पूछा है। एनीलिडा समूह में प्रचलन अंग क्या होते हैं? पैरापोडिया है, सीटी है, लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल है या उपयुक्त सभी। 6वां सवाल, क्वेश्चन 6, आर्थ्रोपोडा समूह यानी बिच्छू वाला आर्थ्रोपोडा समूह में रक्त परिवहन तंत्र किस प्रकार का होता है? ए बंद प्रकार, चाहे तो आप इसको क्लोज टाइप कह दीजिए, बी खुला प्रकार, ओपन टाइप, सी दोनों या डी नन या कोई। आर्थ्रोपोडा में हमने पूछा है कि रक्त परिवहन तंत्र या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किस प्रकार का होगा? क्लोज्ड होगा, ओपन होगा, बोथ होगा या नन होगा। यह था 6वां सवाल। चलते हैं 7वें सवाल की ओर। मेटामेरिक सेगमेंट, मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसकी
विशेषता है। मेटामेरिक सेगमेंट, सेगमेंट हो माने शरीर जो है पट्टी पट्टी में बटा। हमने पूछा है एक शब्द जोड़ते हुए, मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस फाइलम की विशेषता है, आपको बताना है। नंबर 1 में हम लिख रहे हैं सीलेंटिरेटा, बी में लिख रहे हैं पोरीफेरा, सी में लिख रहे हैं प्लेटी हेलिमेंथीज, और डी में लिख रहे हैं एनीलेटा। इसमें से एक उत्तर सही है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसकी विशेषता है यह आपको बताना है। सीलेंट्रेट की है, पोरीफेरा की है, प्लेटी हेलमिंथेस की है या एनीलिडा की है। और आज के सेशन का अंतिम सवाल अब आपको दे रहे हैं 8वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड मतलब जोरदार टांग वाले, जिसके पैरों में जोड़ ही जोड़ होता है। आर्थ्रोपोड्स में उत्सर्जी अंग यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन सा है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ए मालपिघियन ट्यूब्यूल्स, हिंदी में भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो मालपिघियन ट्यूब्यूल। बी कॉक्सल ग्लैंड, जो टेल वाला हिस्सा होता है उसके पास एक ग्लैंड होती है, कॉक्सल ग्लैंड कहलाती है। सी बोथ एंड डी। 8वें सवाल में हमने पूछा कि आर्थ्रोपोड में उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं या उत्सर्जी अंग क्या कहलाते हैं। मालपिघियन ट्यूब्यूल है, कॉक्सल ग्लैंड है, बोथ है या नन है। इसमें से सही उत्तर जो आपको पता हो वो सही उत्तर आप लिखिए। आपने अपने हिसाब से उत्तरों को तो लिख लिया है, अब जरा हम इसके सही आंसर आपको बताते हैं। अब आप देखने की कोशिश करिए कि जो आपने आंसर किया था क्या वही आंसर सारे के सारे यहाँ सही हैं आपके, और फिर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने आपने सही उत्तर किए हैं। चलिए पहले सवाल पर चलते हैं। पहला सवाल हमने पूछा कि निम्न में से कौन से फाइलम में टंग या जीभ की शुरुआत मानी जाती है। हमने इसको पढ़ाया भी है, जस्ट पढ़ाया। तो फाइलम जो है वो मेढक वाला है, यानी एम्फीबिया से हम इसकी शुरुआत मानते हैं, ऐसा हमने लिखा भी है। तो एम्फीबिया से टंग की शुरुआत होती है, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल हमने पूछा कि निम्न में से किस जीव में टंग नहीं पाई जाती। हालांकि इसमें से सभी जो जंतु लिखे हैं वो सब फाइलम एम्फीबिया के हैं, लेकिन एक ऐसा जानवर है, ये भी लाइन आपने लिखा होगा पीछे के वीडियो में, कि इक्थियोफिस ऐसा जीव है, ऐसा एम्फीबियन है जिसमें टंग नहीं पाई जाती, यानी इसका दूसरे का जवाब ए होगा। तीसरा सवाल हमने पूछा था कि ऊतक स्तर का संगठन, टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाता है, क्योंकि सेल लेवल का कहाँ तक पढ़ाया था ये आपको याद होगा, प्रोटोजोआ पढ़ाया, पोरीफेरा पढ़ाया। अब टिश्यू लेवल कहाँ बन गया ये आपको याद करना होगा, पीछे के वीडियो को पढ़ना होगा तभी आप कर पाएंगे। और इसका सही जवाब था सीलेंट्रेटा, जिसमें हाइड्रा आता है। उस वीडियो को आप पीछे जाइएगा, पीछे पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और क्लासिफिकेशन पर आया, खासकर PNST वाले बच्चों आप ध्यान रखना।
आप जो लाइट वाले सवालों को करने की आदत में थे उसको छोड़ दीजिए, कठिन सवाल ही पूछेगा और कठिन सवालों को करने की कोशिश करिएगा। आजकल तथ्यात्मक सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उन तथ्यात्मक सवालों को करने की कोशिश कीजिए, तो वो सिलेंट डेटा होगा। चौथा सवाल हमने पूछा कि उत्सर्जी अंग हेमी का डेटा, जिसको अर्ध का डेटा हमने कहा था, आप याद कर लीजिएगा। अर्ध का डेटा एक फाइलम पढ़ाया था अलग से, हेमी का डेटा उसका नाम दिया था। उसमें उत्सर्जी अंग कौन सी है? ना तो नेफ्रीडिया हो सकती, ना ग्रीन ग्लैंड हो सकती, ना तो नन वाला उत्तर हो सकता। उसमें जो सही जवाब है वो प्रोबोसिस ग्लैंड है। चौथे सवाल का ये जवाब था। पांचवा सवाल हमने पूछा था कि लोकोमोटरी ऑर्गन या चलने के लिए प्रचलन अंग एनिलिडा के कौन से होते हैं? तो ये एनिलिडा में एक अंग तो हमने लिख करके आपको समझाया था, सीटी, वो बॉडी के अंदर धसे होते हैं और बाहर निकलते हैं। इसके अलावा भी प्रचलन अंग के रूप में पैरापोडिया होते हैं, उसको पैरापोडिया भी कुछ जानवरों में पाए जाते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल पेशियां होती हैं जो चलने में मदद करती हैं, इसलिए एनिलिडा समूह में जो प्रचलन अंग है उसमें पैरापोडिया भी है, सीटी भी है, लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल तीनों हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। जब पूरी की पूरी थ्योरी को, पूरी के पूरे वीडियो को पढ़ोगे तभी ये सवाल आपसे बनेंगे। तो ये 5वां सवाल हो गया। 6वें सवाल पर चलते हैं कि आर्थ्रोपोडा समूह में रक्त परिवहन तंत्र किस प्रकार का होता है। तो ये तो हमने पढ़ाया था, चित्र लगा करके बताया भी था। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो आर्थ्रोपोडा में होता है वो ओपन टाइप का होता है। याद करिए, क्या क्लोज टाइप था? बताइए। ओपन टाइप का मतलब हमने सिखाया था कि एक लेकर के आएगी और फिर वो अंगों के ऊपर ब्लड को छोड़ देगी। दूसरी इससे सीधे नहीं जुड़ी रहेगी, कुछ दूर पर जुड़ी रहेगी, अलग रहेगी और अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके दूसरे पाइपलाइन से फिर हार्ट में पहुंचा देगी। तो ये प्रक्रिया हमने बताई थी। तो इसमें जो आर्थ्रोपोड के होते हैं, स्कॉर्पियन ले लो, लीच ले लो, कोई भी जानवर होगा, इसमें ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। 7वां सवाल हमने पूछा मेटामेरिक सेगमेंट, यानी सिस्टमेटिक सेगमेंट, एक के बाद एक सेगमेंट का पाया जाना सिस्टमेटिक वे में, जो बॉडी के अंदर तक पहुंच जाए, वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसकी विशेषता है? तो इसका सही जवाब होगा एनिलिडा, मतलब इसका सही जवाब होगा डी। और आज का अंतिम जो सवाल था उसका भी उत्तर आपको बता दें कि आर्थ्रोपोड में उत्सर्जी अंग कौन से पाए जाते हैं। तो इसके उत्सर्जी अंग दोनों हैं, मैलपीजियन ट्यूब्यूल और कॉक्सल ग्लैंड, ये दोनों पाए जाते हैं। इनका सही जवाब होगा बोथ। तो इस तरह से 8 सवालों में से कितने सवाल आपके सही हुए ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। आपने पूरे सेशन को बड़ी तन्मयता के साथ देखा, पढ़ा, कैसा लगा सेशन ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। जितना जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उतने जल्दी हम सीधा लाइव आ पाएंगे आपके पास, आपके हर सवाल का जवाब कर पाएंगे। तो एक बार फिर से सेशन को पलट कर देख लीजिएगा, सेशन को पढ़ने की कोशिश करिएगा, बढ़िया खूबसूरत नोट्स बनाइएगा। कोई भी आपके सवाल हो तो 1 दिन के अंतराल के बाद ये वीडियो अपलोड होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में, जब हम 6 बजे आज इस सेशन को लेकर के लाइव होंगे, आप कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछते रहिएगा, हम आपके उत्तर देते रहेंगे। तो यहीं पर सेशन को रोकते हैं बच्चों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।